हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, जैव प्रक्रम कक्षा 10 की जो विज्ञान है, जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है ना, वो बहुत लंबा भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से बहुत नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में MCQ, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सब हम करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं छाट छाट के लेके आया हूँ। क्वेश्चन विद आंसर्स होंगे। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे MCQ, जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। और इस साल MCQ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी तैयारी अलग से होनी ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है? ठीक है, कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से और पर्णहरिम के विघटन से। तो सही आंसर है बच्चों, जल से निकलती हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। प्रकाश अभिक्रिया होती है कैसी? हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में। तो मैं बस सही आंसर पढ़ूंगा, सटीक बताऊंगा, 4 ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिश ये करना बच्चों कि आप अपना जवाब, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जैसे ही है तो इसका सही जवाब क्या हो कमेंट करो, ठीक है। और फिर कमेंट करने के बाद अपना आंसर देखो कि सही है या गलत है, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना से में क्या बनते हैं? तो बनता है ATP तथा NADP2H। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मैंने लिख भी रखा है कौन सा क्वेश्चन किस साल आ भी रखा है। क्लोरोफिल अवशोषित क्या करता है बच्चों? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के क्रिया स्ट्रोमा में ना अप्रकाशीय क्रिया अभिक्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? देख रहे हैं कितने साल पूछा गया है। तो वो है बेटा प्रकाश संश्लेषण। कौन सी विक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है? तो ये क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। बाकी चैप्टर्स को भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट वीडियो ज़रूर चेक करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखो कितनी बार पूछा गया है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सब कुछ है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? मतलब स्वपोषी कौन सा है? तो जो मनी प्लांट होता है वो स्वपोषी है। ठीक, आहार नाल की सी आकार की संरचना क्या कौन सी होती है? सी आकार की, है ना, ऐसे यार। तो वो होती है ग्रहणी। क्या होती है? ग्रहणी। इस आकार की होती है, सी आकार की। मनुष्य की ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है ग्रास नली। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3 जोड़ी। ठीक है, कितनी होती है बच्चों? 3 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। कृमि रूप परिशेषिका डैश का भाग होता है। किसका भाग होता है? बनी आंत का, जिसे हम कोलन भी कहते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उनको आप रट लीजिए, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांत कितने होते हैं बेटा? 20 होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाइए। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की, जो चबाते हैं ना, यहाँ यहाँ होते हैं एकदम एंड में, वो कितनी होती है? तो वो 6 होती हैं, जिससे चुई करते हैं। ग्रास नली द्वारा द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजेली रचना कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एपिग्लोटिस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एपिग्लोटिस। यकृत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है यकृत? पित्त रस को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो पेशीय संकुचन जो होता है ना, उसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन। जठर रस स्रावित होता है कहाँ से? जठर रस स्रावित होता है बच्चों अमाशय से।
ठीक है, कहाँ से होता है? अमाशय से। ट्रीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन पर। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ठीक है, विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है वो आप जल में घुलनशील है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? क्या खाने से विटामिन सी मिलता है? संतरा, जो खट्टे पदार्थ होते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाना, क्या पाया जाता है लार में? टॉयलिन पाया जाता है। ठीक है बेटा, क्या पाया जाता है? टॉयलिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में? श्वसन में। ठीक है, श्वसन में निभाता है। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का क्या है? तो जो एटीपी होती है ना, वो ऊर्जा की सिक्का कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पर बच्चों? कोशिका द्रव्य में। ठीक, कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोजेनिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी अणुओं का लाभ होता है, कहां पर? कितने लाभ होते हैं? 2 लाभ होते हैं। मानव हृदय में कक्षों, जिसे हम वेशम या कोष्ठ कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी 4 संख्या होती है। ठीक, और पल्मोनरी, जिसे फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहां पर? डायलिन में, बाइलिन में? तो आंसर होगा बाइलिन में लाती है। ठीक, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहां पे आता है? बाइलिन में आता है। ठीक है, बाइलिन में आता है, याद रखिएगा। रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? महाधमनी। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन फालतू मैंने नहीं बताया, सारे इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो वह पल्मोनरी, पल्मोनरी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के 4 समूह होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, हीम कह सकते हैं ना, हीम के कारण होता है। लसिका में नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती है? लाल रुधिर कणिकाएं लसिकाएं में। आगे बढ़ते हैं। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ठीक, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस चीज के लिए? जल के वहन के लिए। ठीक है, जल के वहन के लिए ऊपर नीचे। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, देखो बहुत रिपीट होता है इस क्वेश्चन का, सुक्रोज के रूप में होता है। भोजन का स्थानांतरण जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक हो गया, अगले प्रश्न में आ जाइए। डिक्सन एवं जॉली संबंधित है किस चीज से? रसारोहण से। किससे? रसारोहण से। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? त्वचा का कार्य क्या नहीं होता? लैंगिक लक्षण। जैसे मेरी त्वचा नहीं बता सकती कि मैं फीमेल हूं या मेल हूं, त्वचा देख के थोड़ी ना बता सकते हैं। ठीक है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किस चीज की? तेल ग्रंथि की। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? यकृत करता है, लीवर कहते हैं अंग्रेजी में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस चीज से? उत्सर्जन से ना, पेशाब बनाता है ये, उत्सर्जन से। बोमेन संपुट भाग है किस चीज का? वृक्क नलिका का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? किसके कारण मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की जो अधिकता हो जाती है ना गर्मी के समय में, उसके कारण।
मुरझा जाते हैं। ठीक। पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है? हर साल आता है लगभग। तो ये क्या करता है? जल का संवहन करता है जाइलम। ठीक। और फ्लोएम में खाने का। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा होती है, कौन सी? एटीपी। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाते हैं? अपचयी अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत में। केवल जल में घुलनशील होता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी जल में घुलनशील है, केवल जल में। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? B5। अगर आप में विटामिन B5 की कमी है तो चर्मदाह या पेलाग्रा रोग हो जाता है स्किन का। एटीपी और NAD2PH का निर्माण होता है, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या चीज बने होते हैं? विषाणु। जो विषाणु होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर? रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। मूत्र निर्माण होता है कहाँ पर? वृक्क में। ठीक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेस पाया जाता है, एमिलेस। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ऑक्सीजन उत्पादन होता है इस क्रिया से। डायाफ्राम मनुष्य के लिए, मनुष्य किस तंत्र से संबंधित? डायाफ्राम तो श्वसन की क्रिया से संबंधित है डायफ्राम, यहाँ है ना। बोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है? तो ये होता है उत्सर्जन से, बोमेन संपुट। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो जो लसिका संबंधित है बच्चों वो है परिवहन से। ठीक है ना, परिवहन करता है। मानव शरीर में पित्त का भंडार कहाँ भंडार होता है? तो पित्ताशय में भंडार होता है पित्त का। अगले प्रश्न में आते हैं, पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादप में जल का कार्य है जल का वहन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित होता है? तो वृक्क जो संबंधित होता है उत्सर्जन से। एक छात्र ने पत्ती की बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व संख्या की रेखा का चित्र बनाया। किस संख्या द्वारा चिन्हित भाग क्लोरोप्लास्ट? अच्छा, चित्र ही नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है? पादप ऊतक क्या नहीं है? जो मृदुतक होता है वो पादप ऊतक होता है, ये भी पादप ऊतक होता है, विभोजोतक, द्रोणोतक भी पादप ऊतक होता है। उपकला एपिथेलियम ये पादप ऊतक नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो पत्ती का बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है वो क्या है? वो स्टार्च है। वो क्या होता है बच्चों? स्टार्च होता है। पत्ती की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन अभिकर्मक की आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में भी इसका प्रयोग किया गया था। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए। कैसे? अंकुरित बीज होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा सांस लेता है? तो गलफड़े द्वारा सांस लेते हैं मछली। एकदम बेसिक सा प्रश्न है। पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहाँ होती है?
तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो मैंने आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए और मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में यहीं से ही आएगा। और एक एक क्वेश्चन जो भी मैंने बताया सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं था, हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, है ना, जिसका आंसर 1 लाइन 2 लाइन में होता है। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंड का उपयोग करेंगे। तो जिसमें देखो, जिसमें अणुगति पाई जाती है, जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं लंबा हो रहा हूँ, ठीक है, जिसमें अणुगति पाई जाएगी ना, वो उसे हम सजीव मानते हैं। बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी क्यों होती है। देखो, बाघ इतना बड़ा है लेकिन उसका जो क्षुद्रांत होता है ना वो बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी है। मांसाहारी भोजन की प्रकृति प्राणी शरीर के अनुरूप होने के कारण इसका पाचन शीघ्र हो जाता है, और पाचन शीघ्र हो जाता है इसीलिए उसका क्षुद्रांत छोटा है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो देखो, किन कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, कार्बन आधारित अणुओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, एग्जाम में आ जाता है। तो 6CO2 + 12H2O, यहाँ सूर्य का प्रकाश होगा, यहाँ क्लोरोफिल होगी और इधर ग्लूकोज बनेगा, इधर 6O2 बनेगा और H2। ये पूरी अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं दारू ऊतक के 2 प्रकार के अवयवों के नाम लिखिए। दारू मतलब वो वाला दारू नहीं, ठीक है, मुख्य अवयव क्या है, एक तो है ये ट्रेसीट्स और वेसल्स, ये 2 मुख्य वाहिकाएं होती हैं। किसी जलीय प्राणी जैसे मछली में श्वसन अंगों का नाम लिखिए। तो गलफड़ों द्वारा होता है श्वसन क्रिया, क्लोम, गिल्स, यहाँ से नहीं होता मछली, गिल्स द्वारा होता है। अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, एडीपी और एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद कर लीजिएगा। एम्फाइसीमा रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो एम्फाइसीमा में वायु कुपिकाओं का लचीलापन समाप्त हो जाने से ना गैसीय विनिमय की क्षमता कम हो जाती है। तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण दीजिए। तो रुधिर और लसिका जो होती है वो तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेस। ठीक है, जैसे टॉयलिन भी हम कहते हैं। ठीक, ईसीजी क्या है ये देख रहे हैं कभी, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्राफ, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। हृदय स्पंदन क्रिया की ग्राफी रिकॉर्डिंग को कहते हैं। देखो, इस ये व्यक्ति बैठा हुआ लेटा हुआ है, ये सब लगा के रखते हैं और इसकी हृदय गति को नापा जाता है, ग्राफ के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, ये होता है ईसीजी। रुधिर के सर्वदाता एवं सर्वग्राही वर्ग के नाम बताइए। तो जो ओ वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो सभी को दे सकते हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है पॉजिटिव, तो मैं सबको दे सकता हूँ, बट सबका ले नहीं सकता। और ए बी वर्ग जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सभी के ले सकते हैं। ठीक है, वत्पोत्सर्जन का कोई एक कार्य लिखिए। तो वत्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है, वत्पोत्सर्जन संसंजन तनाव उत्पन्न होता है जिसके कारण पौधों में रसारोहण होता है, और इसके कारण पौधों में खनिज लवणों का भी वितरण होता है वत्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। अमाशय और क्षुद्रांत में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। ठीक है, और जो लाइपेज एंजाइम वसा को ना वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब नापा जाता है। जो रक्तदाब होता है ना, ब्लड प्रेशर, किसके द्वारा नापते हैं, सिम्फेगो मैनोमीटर,
इसकी सहायता से नापा जाता है। ये तो एक एक नंबर के हो गए। अब आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, जो पौध ऊतक का नाम बताना है जो पौधों में पदार्थों का वितरण करता है, तो उसका नाम है फ्लोएम। जो पौधों में जल और खनिज का वितरण करता है वो है जाइलम। ये क्वेश्चन हर साल आता है, फिक्स है 100%। या तो एमसीक्यू के रूप में आएगा या फिर लिखने के लिए ले आएगा ज़रूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क के दो मुख्य कार्य लिखिए। कृत्रिम वृक्क के कार्य भी प्रयुक्त किए क्रिया का नाम बताइए। मानव का वृक्क किडनी, ठीक है ना, इसके क्या कार्य होते हैं? मूत्र के रूप में अन्य उपापचय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, तो मूत्र की जब मूत्र निकलता है ना, उसमें हमारे शरीर के जो विषैले तत्व हैं नाइट्रोजन युक्त, वो बाहर निकलता है। शरीर के अंगों में आयनों और जल का ऑस्मोगुलेशन होता है यहाँ। ठीक है, ये तो पहला हो गया वृक्क के दो प्रमुख कार्य। अब जो कृत्रिम वृक्क होता है उसके क्या कार्य हैं? एक कृत्रिम वृक्क में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, प्रयुक्त क्रिया का नाम बताइए। नाम क्या है बेटा? डायलिसिस, अपोहन। ठीक है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो डायलिसिस कराते हैं। ठीक है, 1 दिन में 2 दिन में। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? एक जलीय जीव की अपेक्षा जो इस मैदान में रहते हैं उसको क्या लाभ मिलता है? देखो, जलीय जीव श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन का जल से प्राप्त करते हैं। जल में होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 मिलकर जल बनाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में से बहुत कम होती है। खुले वातावरण में जितनी ऑक्सीजन है ना, उतना पानी में नहीं है। और स्थलीय जीवों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय प्राणों की श्वास दर स्थलीय प्राणों की तुलना में अधिक होती है। जो जल में रहते हैं ना, उनका श्वास दर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा करते रहेंगे। और हम देखो, हमारा नॉर्मल सांस होता है, पता ही नहीं चलता हम सांस ले भी रहे हैं, है ना, नॉर्मल चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? हर साल आता है लगभग। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। पौधे में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। ये आप लिखेंगे। मैंने हर आंसर को छोटे छोटे शब्दों में लिखा है बच्चों, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ताकि बच्चा समझ के याद भी कर सके, उसको याद भी रहे। ये नहीं पूरा पूरा पैराग्राफ भर दिया, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कम मात्रा में होगा, जिसके कारण जैविक कार्यों के लिए कम ऊर्जा उपलब्ध होगी। हमें थकान महसूस होगा, है ना, हमें काम करने का मन नहीं होगा, जमा ही आएगी, थके थके लगेंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, ऐसा फील होगा। ऊर्जा की कमी के कारण थकान जल्दी महसूस होगी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाले रोग को रक्तक्षीणता, एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है, आदमी मर भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे जो पेट होता है ना, उसमें अम्ल होता है, एसिड होता है, उसकी क्या भूमिका है? अगर पेट में एसिड नहीं रहेगा ना, तो फिर मामला गड़बड़ा हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिन जोन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। जो हम भोजन करते हैं ना, उसमें जीवाणु रहते हैं, चाहे कितना भी साफ सफाई रख लो, जीवाणु आ ही जाते हैं। और वो पेट में जाता है और उसको नष्ट कौन करता है? अम्ल करते हैं। अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है, पाचन क्रिया में होता है। पचना और सड़न अलग बात है। ठीक है, अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं। कभी कभी आप हड्डी चबा के खा जाते हो, है ना, तो वो पदार्थों को भी वो पचा देता है या फूल जाते हैं, जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है।
किसी पौधे में जाइलम निकाल देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पौधे से तुम जाइलम निकाल दोगे, ये देखो चित्र में दिख रहा है ना, तुमने जाइलम अगर उससे निकाल दोगे तो क्या होगा भाई? मामला अब खराब हो जाएगा। जड़ें मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। जो जड़ होती है, अवशोषित किए गए जल और खनिज लवण जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। जल एवं खनिज परिवहन के अतिरिक्त ये पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। यदि पौधों से जाइलम निकाल दिया जाए तो पौधों को पोषण तथा यांत्रिक सहायता प्राप्त नहीं होगी और वो मृत हो जाएगा, मर जाएगा पौधा। ठीक है, ये चीज होती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ये देखो बच्चा के मुंह से लार टपक रहा है ना। अब जब रसगुल्ला देखते हो आपके मुंह से यहाँ पानी पानी हो जाता है, या आप खाना वाना चबाते हो तो मुंह में पानी पानी रहता है, वो लार है हमारा। लार जिसे सलाइवा कहते हैं, लार में 99.5% जल होता है और बाकी जो चीज़ होती है उसमें श्लेष्म, टॉयलिन और लाइसोजाइम होता है। हमारा जो लार है, जो जल है, भोजन को गीला करता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है और इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। ठीक है। टॉयलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है और लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो ये सभी कार्य होते हैं लार के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। देखो दो फिगर तो यहाँ दिख रहे होंगे, केचुआ है, कुत्ता है। ठीक है, और इधर है ये मछली है। ठीक है, और ये हमारा कीड़ा मकोड़ा है, टिड्डा। तो मछली का जो श्वसन अंग क्या होता है? मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स, गलफड़े बोलते हैं। मच्छर का श्वसन अंग क्या होता है? ये जो कीट होते हैं ना, जैसे ये टिड्डा है, ये होता है ट्रैकिया। ठीक है, ये जो ट्रैकिया देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेता है श्वास। केचुए में कौन सा श्वास होता है? देह भित्ति, देह भित्ति होता है। कुत्ते में श्वास के लिए फेफड़े होते हैं, लंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव ऊतकों में एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? जो हमारे ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं ना, उनका क्या होता है? मानव ऊतकों में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर रक्त में पहुंचती है, खून में पहुंचता है, और रक्त इसे बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बोनोमिलो हीमोग्लोबिन के रूप में फुफ्फुस कोशिकाओं तक पहुंचता आता है। ठीक है, और फुफ्फुस कोशिकाओं से कार्बन CO2 निश्वसन द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उस रूप में ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं, वातपोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? जो वातपोत्सर्जन अभिक्रिया ना कैसे होती है, क्या समझते हो तुम? देखो, पौधे के वायवीय भागों जैसे से जलवाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वातपोत्सर्जन कहते हैं। ये पौधे का जो बाहर है ना, इससे जल वाष्प के रूप में निकलता है, तो इस जल हानि को हम क्या कहते हैं? वातपोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः कहाँ से होता है? यह मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है, पौधे के रंध्रों द्वारा। ठीक है, वात रंध्र उपचर्म वातपोत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये चित्र भी बना देना। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? देखो बेटा, क्षुद्रांत की जो भीतरी सतह पर ना लाखों अंगुली, ठीक है, अंगुली सदृश रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, और इनके कारण क्या होता है? क्षुद्रांत की अवशोषण क्षमता में ना लगभग 600 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और रसांकुर में रक्त कोशिकाएं, लसिका कोशिकाओं का जाल फैल जाता है, एक जाल रूप, और वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा होता है और अन्य पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। बस इतना आपको एग्जाम में लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कारक क्या है? तो दो कारक होते हैं, एक तो बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। ठीक है, बाह्य कारक में ये प्रत्यक्ष रूप से क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि। ये प्रमुख कारण, इनके बिना होएगा ही नहीं।
और आंतरिक अंदर के क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे पत्ते की संरचना कैसी है, पर्णहरिम की मात्रा कितनी है, पत्ते की आयु कितनी है, ये सब ये आंतरिक कारक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान घटित होने वाली 2 घटनाएं लिखिए। तो वो 2 घटनाएं क्या क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है, ठीक है, जिनमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें अग्रलिखित 2 घटनाएं होती हैं। एक प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन प्रतिपिंड क्या होते हैं? तो हमारे शरीर पर वातावरण में उपस्थित रोग उत्पादक विषाणुओं, जीवाणुओं, कवक, अन्य परजीवी जीवों का होता है। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस। डायलिसिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, डायलिसिस कैसा होता है? देखो, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, वृक्कों के खराब हो जाने पर रक्त को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें रोगी की किसी धमनी का संबंध सेलोफेन नली से कर देते हैं, जो नमक के घोल में लटकी रहती है। और नमक के घोल का संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है। जब रक्त सेलोफेन नली से गुजरता है तो अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया के अणु सेलोफेन नली से निकलकर नमक के घोल में आ जाते हैं, और प्रोटीन अणु के जटिल अणु रक्त में ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण रक्त साफ हो जाता है और शुद्ध रक्त को शिराओं द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। देखो, जो पैसे वाले हैं लोग होते हैं वो तो डायलिसिस करा लेते हैं अगर किडनी खराब हो जाती है। डायलिसिस महंगा होता है बेटा, सस्ता नहीं होता, और बार बार कराते रहना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो 3-4 दिन, हफ्ते में 15 दिन में होता है, और फिर जिससे से आपका टाइम बढ़ता रहता है ना, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, ऐसा होते होते फिर 1 दिन, फिर रेगुलर कराना पड़ता है। और ये महंगा प्रोसेस है, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, अभी पढ़ा है। इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। इसके फलस्वरूप पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, और इसमें O2 सह उत्पाद ऑक्सीजन बनता है। इसमें सह, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑक्सीजन मुक्त होती है, और ये पूरी अभिक्रिया है। ये पूरी क्या होती है? इसकी अभिक्रिया होती है। ये लिखने के लिए भी आता है, ये ज़रूर लिखना है आपको, ये पिछले साल भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम के एक मुख्य कार्य लिखिए। तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं, और ये एक मुख्य कार्य लिखना है, ये विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मैंने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब क्या होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलीन दाब लगभग कितना होता है? तो देखो, ब्लड प्रेशर कहते हैं अंग्रेजी में, उससे आप ज़्यादा समझोगे। प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला जो दाब होता है वो रक्तदाब कहलाता है। और एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति है तो सामान्य रक्तदाब का मान ये होता है, जो प्रकुंचन दाब होता है ना, 120 एमई 120 मिमी होता है। 110-20 में होगा तो सही है, ठीक है। और अनुशिथिलीन दाब होता है वो 80 एमई होनी चाहिए। इसे टोटल कहा जाता है 120/80, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है 120/80 मिमी एच। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो आपका चेक होता है बीपी, और वो इस तरीके से लिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाएं घटकों के नाम बताइए, प्रत्येक का कार्य भी लिखिए, ठीक है। तो पहला है लाल रक्त कणिकाएं। इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर की सुरक्षा करती हैं। और तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त स्कंदन में सहायक होती हैं। तीनों के नाम भी लिखे और कार्य भी लिख दिए मैंने। अगले प्रश्न में आ जाइए।
मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ठीक है, देखो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कैसे होता है? फेफड़ों की वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचकर खून के द्वारा ना पूरे बॉडी में पहुंचकर रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है इस अभिक्रिया द्वारा। ऊतकों से और हमारे ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। कोशिकीय शोषण के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है ना, CO2 ऊतक कोशिकाओं से विसरित होकर ऊतकीय द्रव में पहुंचकर रक्त कोशिकाओं में विसरित होती हैं और रुधिर CO2 को निम्नलिखित रूप में फेफड़ों तक पहुंचाता है। कार्बनिक अम्ल के रूप में लगभग 5 से 10% CO2 रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है और कार्बोनेट्स के रूप में लगभग 80 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड लाल रुधिराणु और प्लाज्मा में सोडियम और पोटेशियम से क्रिया करके सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो मानव में जो वहन तंत्र होता है वो होता है हृदय, रक्त वाहिनिकाएं, रक्त और लसिका। हृदय क्या होता है? ये आप देख रहे हैं हृदय, यह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके पंप करता है, ये हृदय का कार्य है। उसके बाद आता है रक्त वाहिनिका जिसमें आपका धमनी और शिराएं होती हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। कौन? धमनियां। और फुफ्फुस, धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराएं क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये शिराएं का काम होता है। नेक्स्ट आपका आता है रक्त। ठीक है, खून। ये तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल मतलब पानी की तरह। लाल रुधिराणु का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ जैसे भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स, प्रतिजन, प्रतिरक्षी आदि का परिवहन करता है और श्वेत रुधिराणु रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। रक्त शरीर का ताप नियमन और अंतः वातावरण की भौतिक स्थिति को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है लसिका। लसिका क्या होती है? यह ऊतक तरल को पुनः रक्त प्रवाह में वापस लाता है और लसिका गांठों में बनने वाले लिम्फोसाइट्स शरीर की सुरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबके कार्य भी मैंने लिख दिए। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप CO2 और जल बनता है और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, अतः अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अवायवीय श्वसन में। सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन केवल कुछ पौधे, कुछ जंतुओं में या मांसपेशियों में ही होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वायवीय श्वसन में और इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं अवायवीय श्वसन में। ऊर्जा काफ़ी मात्रा में मुक्त होती है इसमें वायवीय श्वसन में और इसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है लेकिन कम। ठीक है, तो ये अंतर आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस कोशिकाएं और वृक्क में वृक्काणु में क्या अंतर है? इसकी तुलना करनी है आपको। वायु कोशिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं जबकि वृक्काणु की वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। ठीक है, फुफ्फुस ये छोटी थैलीनुमा संरचना होती हैं और कोशिका नलिकाएं 2-3 वायु कोशिकाओं के समूह में खुलती हैं। ये अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है और प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं, मैलपेगी कोश और स्रावी नलिका। वायु कोशिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत अधिक सतह धरातल उपलब्ध कराती है और वृक्काणु रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को पृथक करने के लिए बहुत अधिक सतह या धरातल प्रदान करती है।
अगला क्वेश्चन है पाचक एंजाइम के कार्य। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन छोटे में भी आ चुका है। हम भोजन के रूप में जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की कोशिकाएं इन पदार्थों को इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। आहार नाल में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये तो मैंने पाचन के बारे में बताया। अब इसके क्या कार्य हैं? जब पाचन क्रिया होती है ना, तो एंजाइम्स के कारण जटिल कार्बोनेट्स ग्लूकोज में बदल जाते हैं, प्रोटीन्स एमिनो अम्ल में बदल जाता है और वसी अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है। शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल आदि का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न और जैव संश्लेषण में करते हैं। जैव संश्लेषण के फलस्वरूप मरम्मत, वृद्धि होती है। ऊर्जा का उपयोग जैविक क्रियाओं में किया जाता है, जो भी काम हम करते हैं। तो इस तरीके से होता है पाचक एंजाइम के कार्य ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। इस कथन को पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमारी जो ऊर्जा हमें मिलती है वो एटीपी से मिलता है। कैसे? देखो, सजीवों के शरीर में रासायनिक ऊर्जा भोज्य पदार्थों में संचित होती है। श्वसन के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में एटीपी में संचित हो जाती है और इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। कोशिका में जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी का उच्च ऊर्जा बंध टूट जाता है और यह एडीपी या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है तथा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तो ये हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले प्रश्न, और ये इसका चित्र आप बना दे सकते हैं। आक्सीकारक क्रियाओं के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा को ग्रहण करके एडीपी पुनः एटीपी में बदल जाता है और इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है रंध्र और वातरंध्र में क्या होता है? रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये चित्र बना देना। देख रहे हैं चित्र, ये बनाना है। रंध्र क्या होता है? पौधे के वायवीय भागों की बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्रों की संख्या पत्तियों पर सर्वाधिक होती है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं से घिरे छिद्र होते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फीति आशुनता पर निर्भर करता है। रंध्रों से गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय और वाष्पोत्सर्जन सामान्य विसरण द्वारा होता है। वातरंध्र क्या होती है? जैसे लेंटिसल्स कहते हैं। पौधों के काष्ठीय भाग जैसे पुराना तना, जड़ पर वातरंध्र पाए जाते हैं। ये अपरागामी कारक कोशिकाओं के मध्य स्पंजी मृतुदक से बनी रचनाएं होती हैं और इनके द्वारा कुछ मात्रा में गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये आप चित्र देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हरित लवक हैं। ठीक है, ये चित्र बना सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? देखो, पादप मतलब पौधे मृदा से अपने लिए आवश्यक जल, खनिज लवण जड़ द्वारा प्राप्त करते हैं। जल एवं खनिज लवण मूल रोम, वलकुट, अंत त्वचा से होते हुए जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। जाइलम को दारू भी कहते हैं। पौधे में जड़ से लेकर तने एवं शाखाओं के शिखर पर स्थित पत्तियों तक जाइलम तक फैला होता है और जाइलम द्वारा ही जल एवं घुलित खनिजों का परिवहन होता है। सिंपल वे में आप लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखोगे। थोड़ा और बढ़ा के लिख सकते हो तो ये भी लिख देना और ये चित्र बना देना। ठीक, उतना लिखने के बाद ये चित्र बना दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, किस प्रकार के श्वसन में? तो ऑक्सी श्वसन में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होने से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में 38 एटीपी अणु बनते हैं और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण जो पेड़ पौधे बनाते हैं, विषमपोषी पोषण जैसे हम। ठीक है, जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से
कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है? जो जीवधारी सरल कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ये अपना कार्बनिक भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पर्णहरिम तक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और विषमपोषी में पोषण के आधार पर विषमपोषी शाकाहारी का मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी आदि के होते हैं। स्वपोषी में हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु स्वपोषी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और विषमपोषी में समस्त प्राणी, जंतु, कवक, जीवाणु, परजीवी, पौधे आदि में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? ठीक है, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। देखो, हमारा जो श्वास नल होता है ना, श्वास नल वक्ष गुहा में पहुंचकर दाएं बाएं दो शाखाओं में बट जाती है। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, चित्र में दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ये सर से मेरे चुप जा रहा होगा। इन्हें श्वसनीय या ब्रांकाई कहते हैं। फेफड़ों में पहुंचकर प्रत्येक श्वसनी बार बार पुनः विभाजित होकर श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं, और श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होकर कुपिका नलिकाओं का निर्माण करती हैं। और प्रत्येक कुपिका नलिका 2-3 छोटी छोटी थैलीनुमा कुपिकाओं में खुलती हैं। हमारे प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ कुपिकाएं और वायु कोष्ठक होते हैं, और दोनों फेफड़ों का सतह धरातल जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है लगभग 50 से 100 वर्ग मीटर होता है। इस प्रकार हमारे फेफड़ों गैसों के अधिकतम आदान प्रदान के लिए उपयोजित होते हैं। ये आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है जो हर साल आता है, देखो लास्ट ईयर भी आया था, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है, मूत्र कहाँ होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सब दिखाना भी है, तो ये चित्र बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव मूत्र के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 2 प्रमुख घटक क्या होते हैं? लगभग 95% से 96 जल होता है, 2 से 2.6% यूरिया, और लगभग 2% अनावश्यक खनिज, आयंस और सूक्ष्म मात्रा में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और मूत्र हल्का अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है, हल्का सा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है? तो प्रकाश संश्लेषण, इसमें सरल पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड H2O से जटिल पदार्थों का संश्लेषण होता है, और श्वसन में इसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर के शुष्क भार में वृद्धि होती है, और इसके फलस्वरूप शरीर के शुष्क भाग में कमी आती है। ये ऑक्सीजन मुक्त करती है, ये ऑक्सीजन प्रयुक्त करती है। इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और इसमें रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इसमें ये रिएक्शन लिखनी है और इसमें ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? हर साल पूछा जाता है। देखो, धमनी क्या होता है? रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है, और रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। शिरा में हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ बहता है धमनी में, और शिरा में रुधिर बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं धमनी की, और इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिरा में अशुद्ध रुधिर होता है। धमनियों में कपाट नहीं होते, और ये प्राय गहराई में स्थित होते हैं, और शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। ये प्राय त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है प्लेटलेट्स पर और लसिका पर। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? देखो, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक प्रति घन मिमी होता है, और ये उभयोत्तल और तस्तिरुनुमा होते हैं, यह देख सकते हैं आप। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं, और स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य कशेरुकियों में प्लेटलेट्स के स्थान पर
स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके केंद्रक और इनमें केंद्रक पाया जाता है। लसिका क्या होती है? सभी कशेरुकियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त लसिका परिसंचरण तंत्र परिवहन में सहायक होता है। इसमें उपस्थित तरल को लसिका कहते हैं और लसिका वाहिनिकाओं में प्रवाहित होता है। लसिका तंत्र लसिका कोशिकाओं, लसिका वाहिनिकाओं, लसिका गांठों और लसिका अंगों से बना होता है। ये आप लिखेंगे। ठीक, इनके क्या कार्य हैं? रुधिर कोशिकाओं से प्लाज्मा श्वेत रुधिर कणिकाओं से छनकर ऊतकों में पहुंचाई जाती हैं और छना ऊतक तरल लसिका तंत्र द्वारा वापस रुधिर में पहुंच जाता है। लसिका अंगों से गांठों में लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। लसिका अंगों लसिका गांठों में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव का पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। पिछले साल नहीं आया था तो इस साल ये आ सकता है 100%। ठीक है, इन चित्रों की प्रैक्टिस कर लेना। अगला प्रश्न है, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं? इनका क्या महत्व है? तो रसांकुर छोटी आंत में विशेषकर शीशांध्र इल्यूनम में पाए जाते हैं। ये आंत्र के अवशोषण तल को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये पचे हुए भोजन के अवयवों के अधिक अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या अंतर है? देखो बच्चों, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं, और जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं के जीव द्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन्स क्या है? इनका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है? तो प्रोटीन्स की रचना जटिल होती है। ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती हैं। ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनती हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा आदि भी इसमें आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं। इनकी संयोजन इकाइयाँ जो होती हैं वो अमीनो अम्ल होती हैं। प्रोटीन विशेषतः दूध, मांस, दालों व हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरनासिका पट किसे कहते हैं? उसका क्या कार्य है? देख रहे हैं? तो चेहरे पर स्थित नासिका दो बाह्य भागों, दिख रहा है, एक छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासिका के मध्य एक नासापट्ट होता है ये। ठीक है, इसे अंतरनासिका पट कहते हैं। इससे नासा गुहा दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, अंतरनासिका पट से एक चिपचिपा पदार्थ म्यूकस निकलता है, जिसके कारण धूल के कण उस पर चिपक जाते हैं, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन ही शरीर के अंदर जाती है। परासरण किसे कहते हैं? परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जिसमें दो विलयनों का विलायक एक अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जाता है। इस क्रिया में दो अनुक्रिया सम्मिलित हैं, एक अंतःपरासरण जिसमें तनु घोल से सांद्र घोल की ओर होने वाला विसरण होता है, और एक होता है बाह्य परासरण जिसमें सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विसरण होता है। एंजाइम क्या है? किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य बताने, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ छोटे प्रश्न में। पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व होता है। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं और चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम्स पाचक रसों में होते हैं। दो प्रकार के एंजाइम्स मैं बताऊंगा। एक तो ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है, अधपचे प्रोटीन्स और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में बदलता है, ट्रिप्सिन। और दूसरा है आपका
अगला है क्वेश्चन, विटामिन्स क्या हैं? इनमें प्रमुख प्रकार, मानव जीवन, इसके महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो विटामिन्स ये जलीय कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। ये वृद्धि कारक भी होते हैं। विटामिन्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलता है बी और सी विटामिन, और वसा में घुलता है ए, डी, ई। मानव जीवन में विटामिन्स का क्या महत्व है? देखो, हम जानते हैं कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे भोजन को संपूर्णता प्रदान करते हैं। विटामिन्स का इसमें खास महत्व है। आहार में किसी भी विटामिन्स की कमी किसी भी बीमारी का न्योता देती है। दरअसल विटामिन्स का मुख्य कार्य हमारे भोजन को ईंधन के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे शरीर में खाया हुआ खाना ठीक से पच सके, शरीर को सही रूप से ऊर्जा मिल सके और साथ ही शरीर को निरोग रख सके। हमारे भोजन में उपलब्ध सभी पौष्टिक तत्वों का लाभ भी शरीर को सही ढंग से मिल सके, यह कार्य भी विटामिन्स का होता है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो देखो, ये जो श्वसन होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, श्वसन क्रिया चलती रहती है। और श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक और भौतिक प्रक्रिया है। जब वेंटिलेटर में लटका दिया, ले गए ना, नाक पे लगा दिया, ठीक है, यह एक अपचयी क्रिया है जिसमें भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है ना, जब वेंटिलेटर में रखते हैं तो ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर से पहुंचाई जाती है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोशिका में ये संपन्न होता है और ये कोशिका से बाहर संपन्न होता है। 5 अंतर है, आप कोई 4 अंतर याद कर लेना। श्वसन और दहन में क्या अंतर है? एक तो श्वसन हो गया, एक दहन। तो श्वसन एक जैविक क्रिया है और दहन एक रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में से निकलती है और इसमें ऊर्जा एक साथ निकलती है। दहन में शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है और दहन में तापमान में अत्यधिक वृद्धि, दहन का मतलब जलाना। ठीक है, ऊर्जा एटीपी के रूप से संचित होती है और ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है दहन में। संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा सामान्य ताप पर होती है और संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर होती है, जलाना, दहन बोले तो समझ ही पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव का शारीरिक आकार बदलता है ना, कभी मोटा, कभी पतला, कभी लंबा। और निर्जीव के आकार हमेशा एक जैसा बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है, जैसे मैं शादी करूंगा तो मेरा बेबी होगा, ठीक है, और एक मेज की कुर्सी की शादी करा दो तो दूसरा छोटा कुर्सी होगा क्या? नहीं होगा। निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। सजीवों को भोजन और तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और निर्जीवों में भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव कोशिका से बने होते हैं और निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। सिंपल सा अंतर है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है ये? देखो, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रसायुक्त ग्लोबुलर प्रोटीन के अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणियों में श्वसन क्रिया के ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को मुक्त करती है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को परिवहन करना है पूरे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वात रंध्रों की क्या उपयोगिता है? तो वातपोत्सर्जन में ये सहायक होती हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया में सहायक होती हैं, काष्ठीय तनों में बाहर की ओर अपरागामी छाल उपस्थित होती हैं। इसमें भी कारक कोशिकाएं अनेक स्थानों में विरल रूप में व्यवस्थित होती हैं, तो उसके नीचे तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करती हैं। हरे पौधे के तने में रंध्र पाए जाते हैं और गैसीय विनिमय आसानी से संपन्न हो जाती हैं। तो ये इसके कार्य, पिछले साल भी पूछा गया था क्वेश्चन।
वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होती है। आर्द्रता मतलब नमी, कोहरा या फिर बादल, ठीक है ना। वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर, तेज हवा चलने पर, आंधी आने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। प्रकाश या दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और रात में कम, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुले रहते हैं, जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है। स्टोमेटा हो जाता है, पत्तियों का खुला रहता है दिन में और रात में बंद हो जाते हैं। पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। जितना अधिक स्टोमेटा होगा उतना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। अब आएंगे बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की क्रियाविधि सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र भी बनाना है आपको। ये हार्ट का चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बनाना है और उसके कार्य को लिखना है पूरा, ठीक है। तो इसे बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव का हृदय का क्या कार्य है? जब से आप पैदा हुए हो, जब तक आप मरोगे नहीं, तब तक ये काम करता रहेगा। आप सोते हो जागते हो, हमेशा खून को पंप करता है, खून को साफ करता है, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जब ये बंद तब काम खत्म, है ना। हृदय का कार्य उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन ऐसा पर निर्भर करता है, जिन्हें ऐसे नोड नियंत्रित करता है। आलिंद एवं निलय का एकांतरित रूप से संकोचन और शिथिलन का कार्य निरंतर होता रहता है। हृदय में संकोचन एवं शिथिलन का कार्य दाएं आलिंद की ओर आंतरिक भित्ति में स्थित सीरा आलिंदीय नोड द्वारा प्रारंभ होता है। इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो आप जानते हो ना उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कितनी बार पूछा गया श्वसन तंत्र। ये आप चित्र जो देख रहे हैं ना, ये बना लेना। ये श्वसन तंत्र जो होता है इसके बारे में लिखना है। तो हम श्वसन कैसे करते हैं? ये नाक से हम हवा आ जाता है अंदर फेफड़ों तक। तो दो तरीके से होता है। एक नासाद्वार, नासागुआ, उससे सांस जाता है, हवा जो भी आप बाहर से ले रहे हो। नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे और बारीक बाल होते हैं जिनसे वायु छन जाती है। उसके धूल उनसे स्पर्श कर रही वहीं रुक जाती है और इसमें मार्ग में श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है और वायु नम हो जाती है। फिर ग्रसनी में जाता है, ठीक है। यह हमारी ग्रसनी है, देख रहे हो, ठीक। ग्रसनी ग्लाइटिस नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लाटिस त्वचा के एक उपास्थि युक्त कपाट एपिग्लाटिस से ढका रहता है, ठीक है। फिर श्वास नली में जाते हैं। उपास्थि से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनाती है। यह वलयों से बनी होती है, सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना हो, ठीक है। फिर फुफ्फुस में जाते हैं। यहाँ पर फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाता है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है और कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तरित जाल होता है। कार्य क्या होता है? जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती है, देखो ऊपर आ गया, और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। यह विस्तृत कुपिकाओं को ढक लेती है। शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो ये इसका पूरा कार्य होता है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वृक्क नलिका नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये वृक्क होती हैं, इसकी रचना है, आपको ये चित्र बनानी है और उसकी फिर कार्यविधि लिखनी है। तो देखो बच्चों, वृक्क धमनी रक्त को बोमन संपुट के कोशिका गुच्छ में लेकर जाती है और रक्त को छाना जाता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आयन
प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। इसमें कुछ सुक्रोज, ग्लूकोज, कुछ यूरिया भी होता है। जैसे जैसे निस्यंद कुंडलित नलिका और हेनले के रूप में गुजरते हैं, इसमें से कुछ उपयोगी पदार्थों को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है। अधिक पानी, यूरिया और दूसरे व्यर्थ मूत्राशय में सूत्रों के रूप में एकत्रित कर लिए जाते हैं। मूत्र के रूप में सूत्र लिख दिया इसने, ठीक है। तो ये इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वत्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही बताएं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने बताए बच्चों, आशा करता हूँ कुछ समझ में ज़रूर आए होंगे। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और आपको इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है। बाकी चैप्टर्स में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।